आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग सीखते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्म थिक स्फीरिकल से। कल हम लोग पॉइंट मासेस की वजह से देखे थे और रिंग के वजह से एक्सिस पे देखे थे और आर्क की वजह से देखे थे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं स्फीरिकल सेल कहें या हॉलो स्फीयर कहें, दोनों बात एक ही है। तो हॉलो स्फीयर की वजह से मान लीजिए ये मेरा हॉलो स्फीयर है। हॉलो स्फीयर में क्या होता है, बीच में खाली होता है और जितना इसका मास अगर m है तो सारा का सारा मास इसके सरकमफ्रेंस पे होता है और इसका रेडियस r जो है रेडियस ऑफ स्फीरिकल सेल या हॉलो स्फीयर, दोनों बात एक ही है। ठीक है, मास जो है हॉलो स्फीयर का मास है। अच्छा, हम लोग अब इसके वजह से इस बार भी देख रहे हैं यहाँ पे सरकमफ्रेंस पे मास है, ये भी कैसा मास हो गया, कंटिन्यूअस मास हो गया। तो इसमें हम लोग कंडीशन बनाएंगे। पहला कंडीशन हम लोग रहे केस नंबर 1 ले रहे हैं, द पॉइंट इज आउटसाइड द सेल, यानी अगर ये स्फेरिकल सेल दे दे और कहे कि इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे इसके बाहर, जैसे ये इसका सेल का एरिया इतना दूर का है, इसका सरकमफ्रेंस यहाँ है, इससे बाहर किसी p पॉइंट पे, इस p पॉइंट पे हम लोगों को ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? तो इसका तो हम लोग रिजल्ट याद रखना है, कहाँ से आता है ये भी बता दूंगा। तो पहले हम लोग बताते हैं कि इसका आएगा कहाँ से। देखिए p पॉइंट है तो यहाँ पे जो लगेगा इस पे फोर्स लगेगा। तो कल हम लोग पढ़े थे एक इमेजिनरी मास रखते हैं, इसका स्मॉल m रखते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे फोर्स लगाते हैं और इस फोर्स को F बाई इस मास से डिवाइड कर देते तो हमारा आता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग इसकी वजह से आउटसाइड के लिए जो P पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड जो आता है वो होता है Gm अपॉन r स्क्वायर। Gm अपॉन r स्क्वायर, G तो मालूम है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। kg स्क्वायर होता है, ठीक है। अच्छा, मास तो मालूम है, मास है स्फेरिकल सेल का, ठीक है। r जो है तो सेंटर से और जिस पॉइंट पे निकलना है उसका डिस्टेंस है। डिस्टेंस r जो है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द पॉइंट, उस पॉइंट पे जहां पे हम लोग को निकालना है। तो इसका आउटसाइड के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जो स्फीयर का मास देगा हॉलो स्फीयर का, उसका मास ले लेंगे, g ले लेंगे और सेंटर से जिस पॉइंट पे पूछेगा वो वाला डिस्टेंस ले लेंगे। अच्छा, ये फॉर्मूला आया कहां से, ये फॉर्मूला याद रखना है। अब देखिए ये आया कहां से, तो मैं ये बता दूं, हम लोग 12th में ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़े हैं, जो ड्रॉपर बच्चे हैं उनको मैं पढ़ाया हूं और जो 11th में है वो 12th में पढ़ेंगे। एक आता है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम वहां पे उसके हेल्प से हम लोग सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट को उसका ग्रेविटेशनल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना ज्यादा आसान हो जाता है। कैसे, कहता क्या है, हम लोग पहले चार्ज की वजह से पढ़ ले। तो कहता है कि गॉसियस सरफेस बनाते हैं क्लोज। अच्छा, ये क्लोज सरफेस बन गया, अगर इसके अंदर जितना भी चार्ज है तो कहता है, गॉस सर का थ्योरम कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ds इक्वल टू q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो 11th वाले हैं घबराने जो होती है, बहुत डिटेल में पढ़ना है। इसको हम लोग फ्लक्स भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बोलते हैं, इसको हम लोग फ्लक्स भी बोलते हैं। तो हम लोग को ये 12th में पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे अगर सिमिलर, क्योंकि दोनों ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैट सिमिलर है, सिर्फ चेंज क्या होता है, यहाँ पे जो आता है Q आता है और यहाँ पे M आता है, यहाँ पे K आता है और यहाँ पे G आता है, बस इतना फर्क आता है। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें गॉस थ्योरम, द गॉस थ्योरम फॉर ग्रेविटेशनल फील्ड में भी रिटर्न है, तो हम लोग देखिए E डॉट ds। अच्छा, यहाँ पे आता है 4 पाई Gm और ये माइनस साइन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि जैसे कि यहाँ पे है, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो टुवर्ड द सेंटर है, क्योंकि यहाँ से यहाँ r इधर आए तो प्लस लेंगे r को, तो
ये हो जाएगा, ई जो हो जाएगा इसका नेगेटिव डायरेक्शन आ जाएगा, तो यही इसीलिए माइनस आता है। तो ये मास इनसाइड होता है, ठीक है। अब हम लोग इसको देखते हैं कि इसको ड्राइव कैसे करेंगे। अब हम लोग देखिए, अगर उसको ड्राइव करना चाहें तो देखिए मैं रफली बता रहा हूं कि कैसे आता है। जैसे हम लोग अभी पढ़े थे माइनस ई डॉट डी एस इक्वल टू 4 पाई जी मास इनसाइड। तो अभी आउटसाइड के लिए मैं बता दूं कैसे किया था। अभी आउटसाइड के लिए हम लोग जो पढ़े थे, इसका मास m था, इसका रेडियस r था, और यहां से स्मॉल r डिस्टेंस पे p पॉइंट पे निकलना है। तो देखिए अप्रोच क्या होता है, हम लोग इसको 12th में ज्यादा देखेंगे, मैं अभी समझा दे रहा हूं फॉर्मूला कहां से आ रहा है। तो हम लोग कहते हैं कि पहले एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ता है। तो स्फीयर होता है तो उसके लिए स्फेरिकल सरफेस हम लोग मानना पड़ता है ताकि हम लोग उसका एरिया मालूम। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक स्फीयर है तो गॉसियन सरफेस बना लेंगे, ये ठीक है। और इसका रेडियस का, ये भी एक हॉलो स्फीयर है तो ये भी हॉलो स्फीयर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ds जो होता है ना, ये एरिया होता है। तो अगर इसका एरिया देखें तो हम लोग लिखेंगे इसका ds जो हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4 पाई, और इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक r², ठीक है। और ई तो निकालना है, और मैं बताऊंगा कि यहाँ से जब लाइन इलेक्ट्रिक, जब ग्रेविटेशन फील्ड का लाइन जब निकलता है तो यहाँ से निकलेगा ना एरिया वेक्टर, और इनके बीच में यहाँ का एरिया ds इसी के पैरेलल दोनों होगा, और इधर इसी के डायरेक्शन में क्या होगा, इसी के डायरेक्शन में ही हम लोग का ग्रेविटेशन फील्ड होगा। इस लाइन के अगर हम लोग देखें तो एक्चुअली अगर यहाँ पे मास है तो इसके अपोजिट आ जाएगा डायरेक्शन, क्योंकि अट्रैक्ट करता है। तो दोनों के बीच में जो एंगल बनता है 180 डिग्री बनता है, दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा 180 डिग्री बनेगा। तो यानी E डॉट ds को खोलेंगे तो E ds cos 180, इसका मतलब इतना हो जाएगा। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस E ds लिख सकते हैं, मैं cos 180 का वैल्यू -1 होता है, यहाँ पे पुट कर दे। और एक क्लोज सरफेस के लिए है क्योंकि जहां से चला वहीं पे आ जाता है। ये हम लोग तुरंत में देखेंगे, मैं फॉर्मूला के लिए बता दे रहा हूं। तो यहां से आ जाएगा माइनस, इसको इंटीग्रेट करने के बाद जो आएगा ई डी एस माइनस एम इसका, अच्छा 4 पाई जी। अच्छा m जो होता है ना, m जो होता है कि जो गॉसियन सरफेस बनाए हैं उसके अंदर टोटल कितने मास है, इनसाइड मास। तो टोटल मास कितना है इस सरफेस के अंदर, सिर्फ m मास है। तो यहाँ पे मास जगह पे m पुट कर देंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा e, और ds के जगह पे हम लोग लिख देंगे 4 पाई r²। ये ds का वैल्यू हो गया। यहां से आ जाएगा 4 पाई gm, देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, और e का जो वैल्यू आ जाएगा gm/r²। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि ऐसा प्रूव करेंगे। इसका एक और है फार्मूला से प्रूव करना, लेकिन प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग एक इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो सिर्फ फार्मूला याद रखना है gm/r²। इस पे क्वेश्चन भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आउटसाइड देख लिए, एक्स सरफेस पे देखते हैं जब हमारा रेडियस r के बराबर है। जैसे कि हम लोग का ये हॉलो स्फीयर है, इसका r और रेडियस दोनों क्या हो जाए बराबर है, यानी हमारा p पॉइंट बाहर अंदर नहीं सरफेस पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए इसी पॉइंट पे। तो सरफेस पे जो होगा e का वैल्यू gm/r की जगह पे हम लोग r² रख देंगे, ठीक है। सरफेस पे क्या आ जाएगा, स्मॉल r की जगह पे कैपिटल r क्या है, रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर। अच्छा थर्ड केस देख रहे हैं। थर्ड केस में मान लीजिए हमारा एक स्फीयर है, थोड़ा अच्छा से बना दूं, जिसका रेडियस r है और इसका मास m, ठीक है। अगर थर्ड केस हम लोग पढ़ रहे हैं पॉइंट इज इनसाइड, अगर पॉइंट स्फीयर सेल के अंदर कहीं भी ले सकते हैं, अगर मैं अंदर कुछ डिस्टेंस r जाऊं, इस p पॉइंट पे निकालना हूं, तब कितना होगा। तो हम लोग गॉसियन सरफेस के हेल्प से यहाँ पे एक स्फीयर बनाएंगे, सरफेस बनाएंगे, और इसकी वजह से जब लिखते हैं ना तो इसके अंदर कोई मास नहीं है, इस सरफेस के जितने मास है बाहर है, तो
गॉस थ्योरम कह रहा है बाहर के मास से कोई हम लोग को मतलब नहीं है, इस सरफेस के अंदर कितना होना चाहिए, इस सरफेस के अंदर जो मास है वो 0 है। तो हम लोग डायरेक्ट इसके लिए जो आता है ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है 0। अगर अंदर अगर हॉलो स्फीयर के अंदर अगर ग्रेविटेशनल फोर्स भी पूछेगा तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर होता है m into e। अगर e 0 है तो फोर्स अपने आप से क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी अंदर क्या हो जाएगा 0। अच्छा इनसाइड कहीं भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी सेंटर में भी कहीं भी अगर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हॉलो स्फीयर का पूछेगा इनसाइड तो क्या आएगा 0, सरफेस पे क्या आएगा gm/r², आउटसाइड पे क्या आ रहा था gm/आउटसाइड के लिए स्मॉल r के स्क्वायर। आउटसाइड के लिए अगर ग्राफ हम लोग ड्रॉ करें, अगर हम लोग ग्राफ का बात करें, अगर ग्राफ का बात करें तो ग्राफ देखिए ये हमारा r हो गया, ये हमारा e हो गया, यहां पे हम लोग मान ले रहे हैं r बराबर r सरफेस पे। तो अभी देखिए जब तक जहां रेडियस यहां तक क्या है 0, यानी सरफेस के अंदर कहीं भी 0 है, यानी इसके अंदर कहीं भी क्या रहेगा ग्रेविटेशनल फील्ड 0 रहेगा। यहां जैसे सरफेस पे आएगा तो क्या हो जाएगा gm/r²। जैसे सरफेस पे आएगा इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ r बराबर r पे इसका वैल्यू होगा gm/r², ठीक है। और उसके बाद आउटसाइड, ये आउटसाइड का रीजन हो गया, ये इनसाइड था, इनसाइड तो 0 आ गया, ये सरफेस पे था। आउटसाइड हम लोग देखे थे क्या आया था, आउटसाइड के लिए आया था e इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², क्योंकि यही तो था e के बाद आउटसाइड के लिए e आउटसाइड क्या था gm/r², यानी e आउटसाइड जो आ गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी जैसे जैसे दूर जाएंगे सरफेस के सेल से, जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा कम होगा, यानी घट रहा है, ठीक है। सरफेस में क्या होगा मैक्सिमम होगा और इनसाइड क्या होगा 0। तो ये ग्राफ हो गया हॉलो स्फेरिकल सेल का। अभी हम लोग हॉलो स्फीयर के देखें, आउटसाइड के लिए आया था gm/r का होल स्क्वायर, इनसाइड के लिए आया था 0, सरफेस पे आया था gm/r²। अब हॉलो स्फीयर और स्फेरिकल सेल दोनों एक ही चीज है, लेकिन अगर कभी एग्जाम में सिर्फ स्फीयर लिख दे या सॉलिड स्फीयर लिखे तो दोनों एक चीज है। यहाँ पे अगर हॉलो कहेगा तो बोलेगा, जिससे आगे हम अब नेक्स्ट देखने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी GFI, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर का मतलब ये हुआ कि उसका डेंसिटी कांस्टेंट मानते हैं, हर जगह मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है यूनिफॉर्म है। जैसे ये हम बोर्ड देखें तो हम बोर्ड को अगर हम लोग मान लिए यूनिफॉर्म है तो हर एक पॉइंट पे हर जगह यूनिफॉर्म मास है, यानी मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, यानी इनडायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं डेंसिटी भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, यानी सेम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग को 3 केस पढ़ना है। पहला केस हम लोग देख रहे हैं आउटसाइड द स्फीयर, जैसे मैं इसे स्फीयर बना रहा हूं, ये स्फीयर हो गया और सॉलिड स्फीयर है, यानी सब जगह इसमें मास है, हॉलो नहीं, यानी ऐसे भी दिखा सकते हैं सब जगह इसका मास m है, इसका रेडियस r, इसका रेडियस क्या है r, इसका रेडियस r, ठीक है, ये रेडियस r हो गया। अच्छा आउटसाइड चाहिए, आउटसाइड का मतलब ये स्मॉल r है ना, रेडियस से बड़ा होना चाहिए। अगर ये रेडियस r है तो आउटसाइड के लिए यहां से सेंटर से बाहर पॉइंट स्मॉल r बोल दी, स्मॉल r कैपिटल R से भी बड़ा है, दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए हम लोग वही गॉसियस थ्योरम से भी कर सकते हैं, हम लोग डायरेक्ट याद रखिए, इसके लिए भी आउटसाइड के लिए आता है gm/स्मॉल r का होल स्क्वायर। डायरेक्शन तो यहां से टुवर्ड्स द सेंटर हो जाएगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगा टुवर्ड्स द सेंटर। तो आउटसाइड के लिए हम लोग सॉलिड स्फीयर के लिए gm/r², हॉलो स्फीयर के लिए भी एक फॉर्मूला था। चलिए अगर सरफेस पे आ गया, सरफेस का मतलब हो गया ये हमारा सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस r मास m है। अब हम लोग इसके सरफेस पे यानी r बराबर स्मॉल r बराबर कैपिटल R, यानी ये पॉइंट P पॉइंट यहां पे सरफेस पे आ जाए,
यानी यहाँ पे r बराबर कैपिटल आर बनेगा, तब जो फॉर्मूला आता है सरफेस पे gm स्मॉल r की जगह पे कैपिटल R का होल स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये सरफेस पे हो गया, ये आउटसाइड हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इनसाइड। हॉलो स्क्वायर में देखें तो वहां पे क्या आया था, इनसाइड के लिए 0। देखिए यहां पे देखते हैं, यहां पे क्या आएगा, यहां पे जो आएगा, मान लीजिए ये हमारा स्फीयर है जिसका रेडियस क्या है कैपिटल R, इसका टोटल मास जो है m। ठीक है, अब हम लोग कर रहे हैं कि जो इनसाइड देखना है, इनसाइड के लिए स्मॉल r का वैल्यू इसके अंदर होना चाहिए, यानी कैपिटल R से छोटा होना चाहिए। उसके लिए हम लोग यहां से कहीं भी जा सकते हैं, स्मॉल r डिस्टेंस यहां पे आ गया P पॉइंट पे। अब एक्चुअली इसमें थ्रू आउट मास है, इसमें क्या है सॉलिड है तो हर जगह मास था। हॉलो में क्या था, अंदर मास नहीं था, इसकी वजह से 0 हो गया था। देखिए यहाँ पे मास है, यहाँ पे 0 नहीं होगा, कितना होगा वो हम लोग निकालेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक स्मॉल r का एक स्क्वायर बना लेंगे। अब जो आएगा यहाँ पे P पॉइंट पे, तो इतने मास के वजह से आएगा, इतने मास की वजह से आएगा, जो मैंने बुल्लू से जो मैं सेट किया हूं, इसके इतने मास की वजह से ही आएगा। तो कोई बात नहीं, इस मास को मैं m डैश बोल दे रहा हूं। तो गॉस थ्योरम के हिसाब से हम लोग डायरेक्ट E इनसाइड के लिए लिख सकते हैं G, यहां का मास का टोटल m डैश अपॉन यहां से आएगा रेडियस स्मॉल r का होल स्क्वायर। लेकिन अच्छा, आप सोचेंगे बाहर वाला मास, देखिए बाहर वाला जो ये यहां से ऊपर जो मास बचा ना, अब यहां से देखिए तो यहां से यहां एक स्फीयर जैसा ये वाला जो मास बचा, ये एक हॉलो स्फीयर जैसा हो गया, एक हॉलो स्फीयर, ये वाला हॉलो स्फीयर हो गया, और उसके अंदर कोई भी चीज का हॉल इसके वजह से, इस बाहर वाले वजह से अंदर हो गया, अंदर 0 होता है। हॉलो स्फीयर की वजह से बाहर वाले से नहीं आएगा, क्योंकि वो हॉलो स्फीयर हो गया, जो आएगा अंदर वाले वजह से आएगा। तो देखिए हम लोग इसमें यूनिफॉर्म माने हैं, यानी डेंसिटी कांस्टेंट माने हैं, तो देखिए m डैश निकालना पड़ेगा। बाहर वाले से क्यों नहीं आएगा, कि वो हॉलो स्फीयर हो जाएगा, ये हॉलो स्फीयर होगा, उसके लिए पॉइंट इनसाइड हो गया, उसके लिए 0 होता है। ठीक है, अब देखिए मुझे m डैश निकालना है, तो हम कह सकते हैं डेंसिटी इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और मास का बात करें डेंसिटी इनटू वॉल्यूम मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन हम लोग ने मास और वॉल्यूम में निकालना है, डेंसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म माने हैं, तो हम लोग लिखेंगे m डैश अपॉन m इक्वल टू v डैश रो v डैश बाई रो v, रो से कैंसिल आउट। अब m डैश अपॉन m, मैं इसको आगे बढ़ा दे रहा हूं, m डैश अपॉन m, इसका वैल्यू देखिए क्या आ जाएगा, v डैश इसका वैल्यू क्या होता है 4/3 पाई स्मॉल r रखी। अच्छा, v टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल R क्यों, क्योंकि टोटल वॉल्यूम v है, इसके लिए सिर्फ स्मॉल r होगा और टोटल के लिए कैपिटल R। 4/3 कैंसिल, यानी m डैश का जो वैल्यू आ जाएगा m इनटू ये मल्टीप्लाई होगा r बाई r आ जाएगा। अब m डैश मिल गया, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। अब हम लोग m डैश निकाल चुके हैं, ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे, तो E इनसाइड के लिए जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, G स्मॉल r स्क्वायर। अच्छा, m डैश की जगह हम लिख सकते हैं कैपिटल M अपॉन r क्यू अपॉन स्मॉल r क्यू, r स्क्वायर से एक कट गया, एक r ऊपर बचेगा, यानी E इनसाइड आ गया, ये आ गया gm अपॉन कैपिटल R क्यू इनटू स्मॉल r, यानी इसका कितना आ गया gm अपॉन r क्यू। अच्छा, और यहां पे जो E इनसाइड जो है, E इनसाइड जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r का है, जैसे 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 एट सेंटर पर देखें, यानी एट सेंटर पे, एट सेंटर स्मॉल r बराबर 0, तो ई सेंटर पे कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। और उसके बाद जैसे जैसे आगे जाएंगे r का वैल्यू बढ़ेगा तो e बढ़ेगा। मैक्सिमम कहां मिलेगा, सरफेस पे। सरफेस पे कितना आया था, एट सरफेस पे हम लोग देखे थे, सरफेस पे जो आया था e का वैल्यू gm कैपिटल R स्क्वायर है। अच्छा, आउटसाइड कितना आया था, आउटसाइड जो आया था e का वैल्यू आउटसाइड gm अपॉन स्मॉल r का होल स्क्वायर आया था। तो देखिए ये याद रखना, आउटसाइड के लिए
इसमें भी यही फॉर्मूला, हॉलो में भी यही था सरफेस पे, ठीक है। सरफेस पे आ गया gm/r², आउटसाइड के लिए आ गया, इनसाइड के लिए आ गया। अगर इसे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ ये देख लीजिए, ग्राफ कैसा आएगा, ये r हो गया, ये हमारा e हो गया, मैग्नीट्यूड वाइज देखिए, ठीक है। हम लोग सेंटर पे क्या देखे थे, 0। अच्छा, इनसाइड मतलब जब तक r बराबर r ना हो जाए तब तक हम लोग देख रहे थे लीनियरली बढ़ रहा है। कैसा बढ़ रहा है, लीनियरली बढ़ रहा है, यानी यहां पे E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद सरफेस पे क्या हो जा रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, कितना हो रहा है, gm/R² सरफेस पे। अब उसके बाद क्या होने लग रहा है, ये घटने लग रहा है, यानी 1/E आउटसाइड के लिए क्या हो जा रहा है, 1/r² हो जा रहा है। पूर्व देख लीजिए, r² का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, ये हो रहा है। ये हम लोग मैग्नीट्यूड वाइज ड्रॉ किए। अच्छा, अभी हम लोग देखे थे ग्राफ, अगर कभी डायरेक्शन को, जैसे अभी हम लोग मैग्नीट्यूड वाइज देखे थे, डायरेक्ट हमने ड्रॉ कर लिया था r वर्सेस e जो आया था, तो आप देखे थे इनसाइड के लिए तो स्ट्रेट लाइन आ रहा था, सरफेस पे मैक्सिमम, उसके बाद ऐसे हो गया, ये r बराबर r पे था, ये e डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r था, और ये e इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² था, ये था। अगर डायरेक्शन वाइज पूछे, डायरेक्शन वाइज का मतलब होता है कि अगर टुवर्ड्स द सेंटर, तो e का वैल्यू जो होगा ना, जिससे हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, समझा दूं, एक बार नीट में एक क्वेश्चन पूछ चुका है कि अगर यहाँ से r डिस्टेंस इधर आए p पॉइंट पे, तो r इधर आए, अच्छा, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड E इधर होगा, यानी अगर r को प्लस माने तो E का साइन जो आएगा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, हम लोग डायरेक्शन दिखा भी दिए कि ये, तो अगर कभी ग्राफ सिर्फ ये दे तो इसको मानेंगे। अगर कभी एग्जाम में ध्यान देना है, अगर ऐसा ग्राफ दे दे कि डायरेक्शन के साथ पूछ दे, ऐसा ग्राफ दे जो डायरेक्शन के साथ पूछ दे, तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग डायरेक्शन के साथ ये r वेक्टर मान ले रहे हैं, ये e वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन के साथ लिखते हैं। तो देखिए इनसाइड डायरेक्शन वाइज लिखेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा, e डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, यहाँ पे मैक्सिमम होगा, और उसके बाद ये घटकर 0 हो जाएगा, यहाँ पे e इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r ऐसे आएगा, यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा gm/r सरफेस पे। तो अगर ये दोनों में अगर ग्राफ ये दिया रहे, इसको मानेंगे, अगर ये नहीं दिया है तब इसको मानेंगे, क्योंकि उसे मैग्नीट्यूड वाइज बात करना चाह रहा है। अगर डायरेक्शन वाइज देगा तो ये ज्यादा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट एक क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जेईई मेंस में भी पूछ चुका है, मैं थोड़ा जनरल क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। इसका एक पार्ट पूछा है, आप लोग देख लेंगे, इसमें बी पार्ट टाइप का पूछा है, बी टाइप का क्वेश्चन पूछ चुका है, और ये 2 साल पहले ही पूछा है, तो वो सब आप देखिएगा, जेईई मेंस में पूछा है और नीट में तो पूछता रहता है। चलिए मैं पहले क्वेश्चन समझते हैं कैसे पूछता है। पहला क्वेश्चन है, अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, a uniform solid sphere of mass m and radius capital R is surrounded symmetrically by a uniform thin spherical shell of equal mass and radius 2r। देखिए क्या कह रहा है, एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, मैं ये सॉलिड स्फीयर थोड़ा छोटा बना दे रहा हूं, इसका मास m है और इसका रेडियस r है, यहां से यहां का रेडियस r है। ये सॉलिड स्फीयर यानी यहां इसमें थ्रू आउट मास है, यूनिफॉर्मली कर रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा, ये कर रहा है, इस ये जो सराउंडेड है ना, वो एक हॉलो स्फीयर है, थीन स्फीरिकल सेल का मतलब एक थीन स्फीरिकल सेल है, इक्वल मास है, इसका मास भी तो जितना मास
सॉलिड स्फीयर का उतना ही मास इसका है, लेकिन कह रहा है इसका रेडियस जो है ना 2 टाइम्स ऑफ आर है। इसका रेडियस कितना है 2r है। देखिए इसका रेडियस कितना है 2r है। ठीक है, एक है ये सॉलिड हो गया, ये हॉलो हो गया, बाहर है इसका मास, इसका जितना मास है यहीं पे लाई कर रहा है, रेडियस 2r हो गया। आगे कर रहा है फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ डिस्टेंस। ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है एट अ डिस्टेंस। पहले पार्ट में कर रहा है, ये पार्ट में 3 पार्ट में ए बी सी 3 पार्ट का क्वेश्चन है। पहला पार्ट में कर रहा है कहां पे निकालना है 3/2r फ्रॉम द सेंटर। कह रहा है कि सेंटर से सिमेट्रिकली है, इस सेंटर से 3/2r, यानी अगर ये r यहां से यहां r है, यहां से यहां टोटल 2r है, तो 3/2r बीच में आएगा यहां पे कहीं p पॉइंट। इस p पॉइंट पे इन दोनों मासेस की वजह से क्या निकालना है ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है। कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग कंसेप्ट देखते हैं EP कैसे लिखेंगे। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग इसे 1 बोल दे, इसे 2 बोल दे, सॉलिड वाले को 1 बोल रहे हैं, हॉलो वाले को, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे सॉलिड वालों को S, हॉलो वालों को H बोल दें। ठीक है, हॉलो वालों को H बोल देंगे। तो देखिए इस पॉइंट पे पहले हम लोग सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर के लिए इस पॉइंट से बाहर यानी आउटसाइड हो जाएगा, यानी E ड्यू टू सॉलिड के लिए क्या हो जाएगा आउटसाइड हो जाएगा प्लस। अच्छा हॉलो के लिए देखें तो हॉलो के लिए ये पॉइंट जो होगा ना अंदर हो गया, यानी इनसाइड आ गया। E हॉलो के लिए पॉइंट P पॉइंट इनसाइड आ गया क्योंकि इसी के अंदर आ गया। अच्छा पहला पार्ट, अच्छा यहां से यहां स्मॉल r का वैल्यू कह रहा है 3r/2 होना चाहिए। यहां से लेकर यहां का डिस्टेंस r कितना दिया है 3r/2 फर्स्ट पार्ट है। तो अब इस मास की वजह से भी लिख दिए, इसके वजह से भी लिख दिए। तो अगर देखिए हॉलो के लिए इनसाइड हम लोग क्या पढ़े थे 0 होता है, तो इसका तो कुछ आएगा ही नहीं, यही तो पढ़े थे इनसाइड हॉलो स्फीयर में या स्फीयरिकल सेल में क्या होता है 0। जो आएगा आउटसाइड सॉलिड के लिए आएगा, EP जो आएगा सॉलिड के लिए आउटसाइड के लिए होता है Gm/r²। देखिए G तो ठीक है, इसका मास सॉलिड का m है, r यहां से यहां रिलेशन ठीक है, r² वैल्यू पुट करते हैं, G का वैल्यू G हो जाएगा, मास तो टोटल m ही है, m लिख देंगे, r यहां सेंटर से P पॉइंट के बीच के डिस्टेंस r 3r/2 पुट कर दे, 3r/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये P पॉइंट पे आ जाएगा, Gm तो ऐसे ही रह जाएगा Gm, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, r का स्क्वायर r² हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, बाई 4 नीचे लिखिए ऊपर चला जाएगा। ये यही हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। फर्स्ट पार्ट आ गया 4Gm/9r²। अब हम लोग सेकंड पार्ट में जा रहे हैं, आप लोग नोट कर ले। ठीक है, अब हम लोग सेकंड पॉइंट में जा रहे हैं। बी पार्ट के लिए देखिए हम लोग देख रहे हैं, बी पार्ट के लिए कह रहा है कि जो r जो डिस्टेंस होगा 5/2r फ्रॉम द सेंटर, इस सेंटर से इसका r डिस्टेंस यहां हो गया, यहां से यहां 2r हो गया, 5/2 यानी 2.5r यानी बाहर आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। इसे पॉइंट को मैं P1 पॉइंट बोल रहा हूं, इसके लिए r जो हो जाएगा 5/2r हो जाएगा। अच्छा अब P1 पे निकालना है इन दोनों सॉलिड स्फीयर के लिए और होल स्फीयर के लिए, कंसेप्ट तो सेम है। हम लोग P1 का लिखेंगे, देखिए पहले सॉलिड के वजह से लिखे, तो सॉलिड के लिए बाहर पॉइंट हो गया क्योंकि यहां से अंदर रहता, अगर पॉइंट अंदर होता, यहां से यहां इससे बाहर हो गया, तो E सॉलिड के लिए आउटसाइड हो गया, प्लस हॉलो के लिए जो एरिया है इसका इससे भी बाहर, इसके से भी बाहर है, तो हॉलो के लिए भी क्या आ जाएगा आउटसाइड आ जाएगा। यानी इस बार पॉइंट सॉलिड और स्फेरिकल सेल दोनों के लिए आउटसाइड आ रहा है, यानी दोनों का वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आएगा। और इसका फार्मूला हम लोग मालूम है Gm। अच्छा सॉलिड का मास m है, यहां से यहां का बीच का डिस्टेंस r है, r², ये फार्मूला है। हॉलो के लिए भी फार्मूला हम लोग का सेम होता है G। हॉलो का मास भी कितना है, इसका भी मास m है, इसके लिए r²।
यानी इस बार दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है, तो डायरेक्ट हम लोग लिख दें 2 टाइम्स जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं 2gm आर का वैल्यू यहां से आप 5/2 आर है, पुट कर दें 5/2 आर का होल स्क्वायर। अब सॉल्व कर ले इसे, ये हमारा नेट ग्रेविटेशनल फील्ड निकल जाएगा। सॉल्व कर दे रहा हूं, 2gm तो ऐसे ही रहेगा, 2gm ऐसे रहेगा, 5 का स्क्वायर 25, r का स्क्वायर r स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, तो ऊपर चला जाएगा, यानी कितना आ जाएगा इस बार ई P1 का वैल्यू नेट आ जाएगा 4 × 2 agm अपॉन 25 r स्क्वायर। सेकेंड पार्ट का हमारा आ गया, नोट कर ले। हाँ, अब इस बार कितना गया 8gm अपॉन 25 r स्क्वायर। अगर कभी इसका डायरेक्शन पूछ दे तो देखिए इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर हो जाएगा, ई P1 का नेट डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर की डायरेक्शन हो जाएगा। पहला वाले केस में भी सेंटर की तरफ डायरेक्शन होगा, क्योंकि उस समय यहां पे पॉइंट है, इसके लिए भी अंदर हो जाएगा। अब हम लोग लास्ट केस नंबर 3 में आ रहे हैं, केस नंबर 3 में। देखिए इस बार क्या कर रहा है देखते हैं सी पार्ट में। सी पार्ट में पहले हम लोग का सॉलिड स्फीयर है, ये हमारा सॉलिड स्फीयर हो गया, जिसका रेडियस r है, मास m, स्फेरिकल सेल है जिसका मास m है और रेडियस 2r है। इस बार सी पार्ट में कर रहा है p पॉइंट जो है r/2 फ्रॉम द सेंटर, यानी इस यहां से सेंटर से ये टोटल r है p/2, ये r स्मॉल r/2 डिस्टेंस पे, यानी इस बार हम लोग इस पॉइंट को P2 बोल दे रहा हूं, P2 पॉइंट यहां पे निकालना है। तो P2 के लिए देखिए, P2 के लिए ये सेंटर है C, तो C पार्ट में E P2 नेट कितना आएगा, तो हम लोग लेंगे E सॉलिड के लिए, आइए हॉलो को मान ले रहे हैं, सॉलिड के लिए तो इनसाइड पॉइंट हो गया, जाहिर सी बात है ना कि ये सॉलिड स्फीयर के अंदर एक पॉइंट रह गया। हॉलो के लिए, हॉलो के लिए भी, हॉलो के लिए भी एक पॉइंट अंदर आ गया, इसके लिए भी इनसाइड हो गया। अच्छा, हम लोग जानते हैं इनसाइड हॉलो के लिए कितना हो जाता है 0, तो इसका खेल खत्म, जो देगा जो सॉलिड वाला देगा। EP2 सॉलिड के लिए लिख सकते हैं, फॉर्मूला याद है Gm अपॉन कैपिटल R³ स्मॉल r। अच्छा, ये कैपिटल R सॉलिड है तो सॉलिड का रेडियस कैपिटल R ही है, मास इसका AB है। अच्छा, स्मॉल r कह रहा है ये वाला स्मॉल r जो सेंटर से P पॉइंट के बीच है, P2 पॉइंट के बीच है, कितना है r का वैल्यू r/2 है। ये वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे EP2, इसका आ जाएगा Gm R³ r की जगह पुट करेंगे r/2, r से r कैंसिल आउट, ये कितना बच जाएगा EP2 बच जाएगा Gm अपॉन 2r²। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब जितना भी क्वेश्चन हो अप्रोच यही रहेगा, फॉर्मूले याद रखना है, कैसे अप्रोच लगाना है देखेंगे। आप लोग जेईई मेंस और नीट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखेंगे सारा क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं क्या कर रहा है, the density inside a solid sphere of radius r is given by rho is equal to rho naught r by small r, where rho naught is the density at the surface and small r denotes the distance from the center। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में आप लोग देख के समझ गए डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि डेंसिटी का जो फॉर्मूला दिया है देख लीजिए, रो नॉट कैपिटल R बाई स्मॉल r, यानी डेंसिटी R तो रेडियस है सॉलिड स्फीयर का, स्मॉल r एक पॉइंट डिस्टेंस है, ये वेरी कर रहा है, और रो नॉट कांस्टेंट है, रो नॉट कांस्टेंट है लेकिन रो नहीं कांस्टेंट है, क्योंकि ये स्मॉल r पे डिपेंड है। देखिए मैं बोलना क्या चाह रहा हूं,
ये देखिए, ये हमारा एस्फेयर हो गया, सॉलिड एस्फेयर। अच्छा, हम लोग जितने भी फॉर्मूले बनाए थे वो डेंसिटी को कांस्टेंट मानते हुए बनाए थे, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिख कर दिया, डेंसिटी वेरिएबल लिख दिया, यानी डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है। देखिए एक्चुअली जो डेंसिटी है ना, ये रेडियस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना रेडियस कम उतना ज्यादा डेंसिटी, यानी यहाँ पे सबसे ज्यादा डेंसिटी, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर हल्का हल्का, मतलब जैसे दूर जा रहे हैं, जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वैसे वैसे डेंसिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, वैसे वैसे डेंसिटी कम हो रहा है, यानी मास का डिस्ट्रीब्यूशन वैसे कम हो रहा है। सबसे ज्यादा मास कहाँ है, इसके पास में, इसके नजदीक में, जितना रेडियस कम है उतना ज्यादा मास है, बाहर कम, धीरे धीरे कम होता है, यानी सबसे ज्यादा मास है यहाँ पे इसके डेंसिटी के नजदीक, यानी इस बार मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, जितना सेंटर में सबसे ज्यादा मास है, फिर जैसे 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 दूर जा रहा है वैसे वैसे बढ़ रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, मास का घट रहा है, यानी कि हम लोग जानते हैं डेंसिटी जो होता है ना, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी क्या होता है, मास का, तो मास का कभी जरूरत पड़े तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख लेंगे। तो अगर डेंसिटी सेंटर के पास ज्यादा है तो मास भी ज्यादा होगा, तो इसलिए इस बार यूनिफॉर्म नहीं है, डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग को डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला नहीं लगा सकते, इसमें हम लोग को डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तो फिर कैसे करेंगे, अगर कांस्टेंट नहीं है तो कैसे करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं, आगे पढ़ लेते हैं क्या कर रहे हैं। फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस स्फीयर एट अ डिस्टेंस 2r फ्रॉम इट्स सेंटर। अभी मैं रफली डायग्राम बना लूं, उसके बाद क्वेश्चन पे आ रहा हूं। ये हमारा स्फीयर हो गया, स्फेरिकल सॉलिड स्फीयर हो गया, ठीक है, इसका रेडियस r है, और इसका डेंसिटी तो मालूम है, लेकिन हम लोग इसका मास मैं m बोल रहा हूं, इसका टोटल मास m, और यहां से करा है 2r डिस्टेंस पे, यहां से यानी स्मॉल r का वैल्यू 2r, p पॉइंट पे मुझे क्या चाहिए, p पॉइंट पे मुझे क्या चाहिए, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, तो यहां पे p पॉइंट पे 2r का सेंटर होगा ep, और इसका वैल्यू मुझे बताना है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं। अगर हम लोग ep का अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं तो लिखते हैं gm/r²। g तो ठीक है, r दिया है, 2r दिया है, पुट कर देंगे m, लेकिन m ही नहीं मालूम है, क्योंकि m मैंने m माना, तो m नहीं मालूम है तो हमें टोटल मास निकालना पड़ेगा। अच्छा, इसमें ये देखते हैं कि ये यूनिफॉर्म नहीं है, तो टोटल मास के हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए, अगर कहीं भी सॉलिड स्फीयर में अगर मास निकालने का बात है, ये हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़ेंगे, चार्ज निकालने का, नेट चार्ज निकालने का बात आता है, तो स्फीयर है ना, तो हम लोग कैसे करते हैं, जब डेंसिटी वेरिएबल होता है तो हम लोग क्या करते हैं, r डिस्टेंस ऊपर जाते हैं, ये तरीका ही है, आप लोग भी समझ लें। r डिस्टेंस नहीं, इसको x बोल दीजिए, क्योंकि इसको मैंने स्मॉल r बनाऊं, x डिस्टेंस ऊपर गए, और यहां से dx थिकनेस का dx थिकनेस का कट कर देंगे, ये वाला पार्ट। अच्छा, इस वाले के लिए देखिए, इतना dx इतना छोटा होता है कि हम लोग दिखा नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे समझने के लिए मैं थोड़ा बड़ा बना दिया हूं। अगर मैं इसको बाहर निकालूं, तो आप देखिए dx थिकनेस का, ठीक है, यहां से इसका डिस्टेंस r है, dx है, तो इसका अगर हम लोग वॉल्यूम लिखे, अगर इसका मास में छोटू सा मास dm मान लिया, तरीका ये है, dm मान लिया, तो इसका वॉल्यूम लिखेंगे, छोटू सा वॉल्यूम आएगा dv, इसके लिख सकते हैं वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर, तो r की जगह पे x है, इसका 4 पाई x स्क्वायर इनटू dx। क्यों, क्योंकि देखिए एरिया में अगर हम लोग थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या दे देगा, वॉल्यूम, तो इसका एरिया अगर हॉलो बन गया, क्योंकि यहां से यहां कट करेंगे तो ये पूरा निकल जाएगा, तो एक हॉलो बन गया, हॉलो स्फीयर हो गया, यानी स्फीयर सेल हो गया, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, 4 पाई x स्क्वायर इनटू dx। याद रखिए, इसका dv वॉल्यूम क्या आ गया, 4 पाई x स्क्वायर इनटू dx। अच्छा, यहां पे अगर हम लोग डेंसिटी वॉल्यूम निकालेंगे तो इसका dm मास हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोग जानते हैं
dm इक्वल टू, देखिए यहां से लिख सकते हैं डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो अगर यहां से हम लोग ये फॉर्मूला dm लिखे तो हम लोग लिखेंगे रो इनटू dv, dm है तो, और इसे इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग कहां से, देखिए x यहां से शुरू होगा 0 से लिमिट, अब कहां तक जाएगा, टोटल r तक जाना है। अब हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे dm dm सब मास को जोड़ते हुए हमारा नेट मास m मिल जाएगा। अच्छा रो का वैल्यू देखिए, रो का वैल्यू यहां से डालेंगे रो नॉट r बाई r, क्या है रो नॉट कैपिटल R बाई स्मॉल r, ठीक है। dv का डबल डाल सकते हैं 4 पाई x स्क्वायर इनटू dx, 4 पाई x स्क्वायर इनटू dx, ठीक है। अब हम लोग देखिए यहां से यहां जो r यहां पे s, इस केस में जो r है x है, देखिए यहां से अगर डेंसिटी लिखे, इसके लिए डेंसिटी लिखना चाह रहा हूं, इसके लिए डेंसिटी था रो नॉट r बाई स्मॉल r, यहां से यहां का डिस्टेंस सेंटर से स्मॉल r की जगह पे क्या लिख देंगे x। तो अगर हम लोग अब डेंसिटी यहां पे x के टर्म में लिख सकते हैं, डायरेक्ट पुट कर दिए x। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर दे रहा है, देखिए इसमें से कुछ कटने वाले हैं, x एक x से एक x कट गया, ठीक है। अब मैं इसको यहां पे ला रहा हूं, जगह नहीं है, m इक्वल टू, देखिए रो नॉट r 4 पाई कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, क्या क्या बाहर आएगा, रो नॉट कैपिटल R 4 पाई कांस्टेंट है बाहर आएगा। अंदर क्या बचा, एक x कट गया, x into dx बचा, x into dx बचा, लिमिट 0 से शुरू हो रहा है, कैपिटल R तक जा रहा है, यहां से मास आ जाएगा रो नॉट R 4 पाई x dx का इंटीग्रेशन x के पावर n का होता है x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, n की जगह 1 है तो लिखेंगे x के पावर 2 बाई 2, लिमिट कहां से कहां, पाई 2 यहां पे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 0 से r, देखिए 2 से 2 कैंसिल, 4 कैंसिल 2 जब आ जाएगा 2 पाई रो नॉट r, अपर लिमिट पुट करेंगे x की जगह पे r स्क्वायर आ जाएगा माइनस 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, हटा देंगे, यानी टोटल मास आ जाएगा 2 पाई रो नॉट r की। हम मुझे मास ही चाहिए था, एक बार मास मिल गया तो p पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, p पॉइंट का क्या आया था, g आउटसाइड था m अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, g ठीक है, मास निकाल लिया है, कितना आया है 2 पाई रो नॉट r की अपॉन r स्क्वायर। इसके लिए यहां से यहां का डिस्टेंस r कितना दिया है, 2r दिया है, 2r देके पुट कर देंगे, यहां से ep जो आ जाएगा, देखिए 2 पाई रो नॉट g r की, यहां पर 2 पाई लिख दिया, रो नॉट लिख दिया, g लिख दिया, r की लिख दिया, नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 r स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 4 कैंसिल 2 जा, r स्क्वायर से r क्यूब कट से एक r बचेगा, ep जो आ जाएगा यहां पे तो पाई बचा, रो नॉट बचा, g बचा, r बाई, अब डायरेक्शन कैसा होगा, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर की तरफ। देखिए इसमें क्वेश्चन में बहुत सिंपल था, देखिए अगर डेंसिटी कांस्टेंट नहीं देगा तो हम लोग को करना क्या है, हम लोग को सिंपल ये करना है कि x डिस्टेंस जाना है, dx थिकनेस का एक स्फेरिकल शेल यानी हॉलो स्फीयर कट कर लेना है, और इसका मास अगर एक dx है तो इसका मास dm होगा, इसका थिकनेस dx है तो इसका मास dm होगा, तो इसका वॉल्यूम लिख देंगे 4 पाई r स्क्वायर इनटू dx, r जो है x है, ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, dv मिल गया तो dm इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है, पुट करेंगे, और लिमिट कहां से, r बराबर 0 से लेकर r तक, x बराबर 0 से लेकर r तक कर देंगे, एक बार मास मिल गया तो यहां पे पुट करेंगे और हमारा आंसर आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान रखिए, इस सब को ध्यान रखिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, ये एक्चुअली आईआईटी का क्वेश्चन है, इसके बारे में समझते हैं इसमें क्या दिया है। कह रहा है spherical symmetric gravitational system of particles has a mass density दिया है, डेंसिटी इक्वल टू रो नॉट जब r का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू r के बराबर है, और 0 जब बाहर है, r ग्रेटर देन r है। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम लोग स्फेरिकल बॉडी है
तो इसका डेंसिटी कांस्टेंट है, सब जगह डेंसिटी क्या है, देखिए रो नॉट कांस्टेंट है। जब ए अगर रेडियस आर है तो इसका डेंसिटी क्या है, सेम। अब बाहर इसका डेंसिटी क्या है, जीरो, यानी बाहर कोई मास नहीं है। इनडायरेक्टली कह रहा है कि कांस्टेंट डेंसिटी है। कब, आर बराबर आर यहाँ तक, उसके बाद कोई डेंसिटी नहीं है, उसके बाद कोई मास नहीं है। जाहिर सी बात है, बाहर स्क्वायर है नहीं तो मास नहीं है। और कह रहा है रो नॉट इज द कांस्टेंट, ये भी बोल दिया, यानी इसका मास कांस्टेंट है, रो नॉट कांस्टेंट है। हम लोग जितना फार्मूला ट्राई किए थे रो कांस्टेंट पे किए थे। आगे ये क्या कर रहा है, अ टेस्ट मास कैन अंडरगो सर्कुलर मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द पार्टिकल्स। अब एक टेस्ट मास है, मान लीजिए कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, इसका मास m है, तो इधर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। यानी इसका जो भी वेलोसिटी v होगा तो सर्कुलर मोशन में घूमेगा। तो आप लोग सर्कुलर मोशन का नाम सुनते समझ गए होंगे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा mv²r, mv²r ऐसे आएगा सर्कुलर मोशन में, आई ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा। आगे कर रहा है इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ पार्टिकल्स। अब कर आगे इट्स स्पीड v एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ सिस्टम। आगे कर रहा है रिप्रेजेंटेड बाय, यानी अब कर रहा है v और r का इस बार स्पीड और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ बनाना है और एक ग्राफ दिया हुआ था। देखिए इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पूछा है, तो हम लोग इसको ड्रॉ कर दे रहा हूँ। चलिए इसे मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा, आप ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। देखिए कैसे हम लोग सोचेंगे इस बार, देखते हैं। यहां पे आ रहे हैं हम लोग, सबसे पहले स्फीयर बना लिए, इसका डेंसिटी हम लोग को मालूम है, ठीक है। अब यहां से पहले मैं दो आउटसाइड पॉइंट ले रहा हूं, पहला पॉइंट ले रहा हूं आउटसाइड के लिए। आउटसाइड के साथ क्या हो रहा है, आउटसाइड अगर पॉइंट यहाँ पे कोई पार्टिकल अगर वो टेस्ट मास यहाँ पे आ गया और इस सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, वेलोसिटी v है, ये डिस्टेंस r है, यहाँ से मान लिया इसका मास m है, इसका रेडियस r है, तो यहाँ से इसमें एक फोर्स लगेगा F ग्रेविटेशनल, इधर लगेगा F सेंट्रीफ्यूगल। तो अगर यहाँ पे बात करें तो F ग्रेविटेशनल Fc के बराबर होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा g, ऐसे हम लोग लिख दे रहे हैं। इसके लिए फोर्स यहाँ पे मास अगर m है तो डायरेक्ट अगर मास m है तो स्फीयर बॉडी के लिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं फोर्स। याद कीजिए हम लोग पढ़े थे F बराबर m इंटू ई, जैसे बात है आउटसाइड की, तो m इंटू ई, ये आउटसाइड है, m v² बाई r, m से m कैंसिल आउट। अच्छा ई का वैल्यू हम लोग आउटसाइड के लिए जानते हैं g, इसका मास m अपॉन यहां से यहां का रेडियस r², यही तो होता है आउटसाइड के लिए gm अपॉन r² अपॉन v² बाई r। यहां से अगर देखें तो मास डेंसिटी कांस्टेंट है, तो हम लोग डेंसिटी बराबर लिखते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी जब कांस्टेंट है तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, डेंसिटी कांस्टेंट, तो मास भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यानी यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक r से एक r कैंसिल आउट, यानी ये तो सारे कांस्टेंट है। यानी डायग्राम बनाना है तो v² ग्राफ बनाना है r, यानी v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। यानी आउटसाइड के लिए वेलोसिटी जो है r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चलिए एक और काम करते हैं, अगर इसी को इनसाइड के लिए देखते हैं, अगर देखते हैं इनसाइड के लिए, जैसे यहां से हम लोग r पार्टिकल यहां पे आ गया, यहां पर देखते हैं इनसाइड के लिए, इनसाइड p पॉइंट देखते इनसाइड के लिए, तो हम लोग लिखिए mfg इक्वल टू fc लिखते हैं, me इक्वल टू mv² बाई इसका रेडियस r मान रहे हैं, m से m कैसे e होता है gm अपॉन r क्यू स्मॉल। देखिए अब जो इनसाइड के लिए p पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड लगेगा वो gm अपॉन r क्यू अपॉन r लगेगा, ठीक है, क्योंकि अभी फॉर्मूला देख लेते हैं v² बाई r²। तो यहां से कुछ घटने वाला है क्या, gm अपॉन r क्यू, ये तो कांस्टेंट है, ये सारे चीज कांस्टेंट है, ठीक है। mv² बाई r होता है, सॉरी mv² बाई r होता है, फॉर्मूला में क्या होता है mv² बाई r। तो यहां से अगर v² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करें, देखिए ये r ये कांस्टेंट है तो r² हो जाएगा, यानी v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r आ गया। यानी देख रहे हैं इनसाइड के लिए
स्पीड जो डिस्टेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आउटसाइड के लिए 1/√2 है। तो ऑप्शन हमने तो मिटा दिया, ऑप्शन से भी कर सकते थे। बराबर में यहाँ पे मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर दे रहा हूं। ये हमारा क्या था, डिस्टेंस r था, ये क्या था, v था स्पीड। देखिए इनसाइड के लिए जब तक r स्ट्रेट लाइन है यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है, इनसाइड के लिए हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r जाएंगे, यहां तक r तक आ गए। अब उसके बाद आउटसाइड के लिए स्क्वायर रूट ऑफ v स्क्वायर रूट ऑफ 1/√r है, यहां पे v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है। यानी हम लोग ग्राफ ड्रॉ किए थे उसके लिए, उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अच्छा, और आज का हम लोग लास्ट टॉपिक ले रहे हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्म डिस्क एट अ पॉइंट ऑन इट एक्सिस। अब हम लोग डिस्क के वजह से P पॉइंट पे इसके एक्सिस पे देखते हैं। देखिए इसका डेरिवेशन का जरूरत नहीं है, मैं फिर भी कर दूंगा। एक्चुअली सेम चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक में आएगा, वहां पे भी डेरिवेशन इसका करूंगा, लेकिन यहाँ पे जो आता है P पॉइंट पे फॉर्मूला आता है 2gm/r², 1 - r by कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, या 2gm/r², 1 - cos थीटा। देखिए g m तो मास ऑफ डिस्क हो गया, m क्या हो गया, m हो गया मास हो गया, मास ऑफ डिस्क। अच्छा, कैपिटल R रेडियस ऑफ डिस्क हो गया, और स्मॉल r जो है डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डिस्क टू द पॉइंट, जिस पॉइंट पे निकालना है वहां तक का बीच का डिस्टेंस, सेंटर से पॉइंट P पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब ऐसा थीटा cos थीटा ये वाला थीटा माने जिस पॉइंट पे निकालना है वहां से सेंटर से जो एंगल बनेगा वो वाला एंगल। तो यहाँ पे cos थीटा आप लोग देख सकते हैं, cos थीटा क्या आ जाएगा, ये अगर ये वाला अगर हम लोग पाइथागोरस से लिखे तो ये r² प्लस r² हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं b/h होता है, b की जगह पे r है, h की जगह पर ये वाला आ गया r² प्लस r²। तो इसके जगह पे हम लोग cos थीटा अगर डायरेक्ट थीटा देगा तो ऐसे लिख देंगे। देखिए ये आता कहां से, मैं एक हिंट्स दे रहा हूं, बना दे रहा हूं, आप लोग देखिएगा, नहीं तो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाऊंगा वहां भी ड्राइव करना पड़ेगा। देखिए एक्चुअली जो है ना ये हर एक डिस्क है, तो हर एक जगह मास है, हर एक जगह मास है, हर जगह मास है। तो अब हम लोग करेंगे क्या, तो इसमें भी हम लोग एक डिस्क x थिकनेस से जाकर यहां से हम लोग x दूर जाएंगे और यहां से dx थिकनेस का एक कट कर लेंगे, dx थिकनेस का कट कर लेंगे। मैं इसको बाहर निकाल रहा हूं, इस थिकनेस को थोड़ा मैं बड़ा बना दे रहा हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी होगा। जो यहां से जो डिस्टेंस है इसका x dx है, और इसका मास को मैं dm बोल दे रहा हूं छोटा सा मास के लिए, और यहां से r डिस्टेंस पे p पॉइंट पे चाहिए। तो हम लोग अच्छा, अब इसको हम लोग देखिए डिस्क में से जब dx थिकनेस कट करते हैं तो रिंग आता है, तो ये एक रिंग हो गया। और रिंग के लिए हम लोग पढ़े थे, रिंग के लिए जो इसके वजह से छोटू सा जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा d आएगा, इसका वैल्यू पढ़े थे, याद कीजिए g मास, इसका मास कितना है dm/r, r² प्लस r² का पावर 3/2। यहाँ पे r की जगह पे x है, यहाँ पे x आ जाएगा, सॉरी सही है, यहाँ पे r जब r है यहाँ पे x आ जाएगा क्योंकि इसका रेडियस होता था, इस तरह से पुट कर देंगे। अब हम लोग dA निकल गया, अब हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग इसमें से हम लोग मेन काम है dm निकालना, dm निकाल लेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, उसके हमारा आंसर आएगा। पहले dm देखिए कैसे निकालेंगे, तो हम लोग कहेंगे कि m मास जो है ना पाई कैपिटल R² एरिया में m मास है, तो यूनिट एरिया में मास हो जाएगा m/πr²। अच्छा, अगर मैं इसका एरिया बोलूं, इसका एरिया देखिए, इसका एरिया जो लिखेंगे, इसका जो एरिया आएगा देखिए, इसका लेंथ हो जाएगा 2πx इंटू इसके ये वाला थिकनेस को dx से मल्टीप्लाई करने का तो एरिया निकल जाएगा, इसका एरिया लिख देंगे यहाँ पे। तो 2πx इंटू dx में कितना होगा, तो m/πr²
पाई आर स्क्वायर 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स। यहां से हमारा क्या आ गया, ये जो मास होगा, ये हमारा डीएम मास हो गया। यहां से हमारा डीएम मास जो आ जाएगा, यहां से हमारा डीएम मास जो आ जाएगा, डीएम मास जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, एम, यहां पे बचा 2x dx अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा मास आ गया, क्या आया, 2mx dx अपॉन आर स्क्वायर। अब क्या करना है, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे जैसे पुट करेंगे, इसे मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग लिख लें। यहाँ पे अगर इसको टोटल को ई बोल दे रहे हैं इंटीग्रेट करने के बाद, जी डीएम के जगह पर लिख देंगे 2mx dx r अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे आर एक कांस्टेंट है, ये आर डिस्टेंस फिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आ गया, और इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, देखिए इस शुरुआत तो जीरो से होगा, कहां तक जाएगा, जीरो से कैपिटल आर। आफ्टर इंटीग्रेशन हम लोग ये आंसर डायरेक्ट पाएंगे। तो इस तरह से इसको हम लोग ड्राइव करते हैं। तो हम मैं इंटीग्रेट छोड़ दे रहा हूं, आप लोग अगर करना चाहें तो करके देख ले। अच्छा, आप लोग अगर इस क्वेश्चन में, इसमें अगर क्वेश्चन पूछ सकता है तो क्वेश्चन तो बहुत बन सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, अगर ऐसा दे दे, इसे क्वेश्चन दे दिया, इस पे अगर इसका ऐसा दे दे, ये रेडियस था, इसका मास दे दे, मान लीजिए मास 10 केजी दे दिया, कैपिटल आर इसका दे दे 5 मीटर, स्मॉल आर दे दे 12 मीटर। अब हम लोग से पूछे कि पी पॉइंट पे क्या होगा, तो डायरेक्ट हम लोग यूज फॉर्मूला कर सकते हैं, 2gm अपॉन आर स्क्वायर 1 माइनस आर बाई स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अभी वैल्यू पुट कर लेंगे, सब चीज मालूम है, 2g को g रहने दीजिए, m की जगह पे 10 लिख दीजिए, आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना दिया, 5 का स्क्वायर, 1 माइनस स्मॉल आर 12 है, कैपिटल आर 12, कैपिटल आर 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 इंटू ये 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 5 क्या 2, तो ये आ जाएगा 4g अपॉन 5, ये हो जाएगा 1 माइनस 12 बाई 5 बाई 12 का स्क्वायर 13 होता है। अब जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे।